आज का हमारा टॉपिक है फेलियर पैटर्न्स ऑफ फुटिंग। मतलब कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि फुटिंग का जो फेलियर है वो किस किस टाइप से होता है। तो उसको 3 टाइप से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला है जनरल शियर फेलियर, दूसरा है लोकल शियर फेलियर एंड थर्ड है पंचिंग शियर फेलियर। ठीक है। फुटिंग जो होती है वो शियर में फेल होती है, सॉइल और फुटिंग के बीच में शियर होता है। तो सबसे पहले जनरल शियर फेलियर की बात करें तो इन द केस ऑफ जनरल शियर फेलियर कंटिन्यूस फेलियर सरफेस डेवलप बिटवीन द एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। मतलब कि क्या है इसका कि कंटिन्यूस फेलियर सरफेस डेवलप होती है किसके बीच में, एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में। किस टाइप से देखेंगे इसको, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी फुटिंग है, ये हमारा ग्राउंड। तो यहाँ से जब फुटिंग ऊपर से लोड आने के कारण नीचे सिंक होगी तो ग्राउंड सरफेस और फुटिंग की एज के बीच में जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूस फेलियर सरफेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ जनरल शियर फेलियर कंटिन्यूस फेलियर सरफेस डेवलप बिटवीन द एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम is reached initially in the soil around the edges of the footing and then gradually spread downward and outward। मतलब कि क्या है कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसमें मटेरियल का जो है वो हर एक जो फाइबर होता है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दे देता है। मतलब कि लोड को कैरी करने में सारे फाइबर जो होते हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। तो द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इनिशियली इन द सॉइल अराउंड द एजेस ऑफ द फुटिंग। मतलब कि इनिशियली जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कहाँ होती है, अराउंड द एजेस ऑफ द फुटिंग, फुटिंग के एजेस पर, एंड देन ग्रेजुअली स्प्रेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। और उसके बाद जो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है वो स्प्रेड होता है। एंड द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इज़ फुली डेवलप्ड। और उसके बाद जो है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। द फेलियर इज़ अकम्पनीड बाय अपीयरेंस ऑफ फेलियर सरफेस बाय बल्जिंग। और जो फेलियर होता है फुटिंग का वो किसकी फॉर्म में होता है, बल्जिंग। बल्जिंग मतलब सॉइल का फूलना। वो कैसे होता है वो अपन इस फिगर में समझेंगे। एंड टिल्टिंग ऑफ फुटिंग। ठीक है। तो जनरल शियर फेलियर में जो सॉइल फेल होती है वो 2 टाइप से, मतलब दोनों पैटर्न होते हैं उसके, बल्जिंग भी होती है और फुटिंग जो होती है वो टिल्ट हो जाती है, मतलब झुकना शुरू हो जाती है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है, कंटिन्यूस फेलियर सरफेस डेवलप होती है कहाँ पर, बिटवीन द एज ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया प्लास्टिक इक्विलिब्रियम जो है वो इनिशियली कहाँ डेवलप होता है, अराउंड द एजेस ऑफ फुटिंग, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड जो होता है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फेलियर जो होता है फुटिंग का वो होता है सॉइल जो होती है वो बल्जिंग हो जाती है, मतलब कि फूलना स्टार्ट हो जाती है, और फुटिंग जो होती है वो टिल्ट हो जाती है। इस फिगर में देखेंगे ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर ऊपर फुटिंग से जो लोड आने के कारण ये जो है वो अंदर नीचे सॉइल फुटिंग जो होती है वो ऊपर से लोड लगा रही है। तो क्या होता है, ये कंटिन्यूस फेलियर सरफेस जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, ये फेलियर सरफेस है और जब ऊपर से फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है फुटिंग से, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल से ऊपर इतने पोर्शन में जो है वो सॉइल जो हो जाती है वो बल्ज हो रही है। बल्ज हो रहा है मतलब फूलना, मतलब कि जब इधर से लोड आ रहा है तो इधर से सॉइल जो वो ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो ये होता है जनरल शियर फेलियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल शियर फेलियर। अब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो सही से समझ में आएगा। लोकल शियर फेलियर में क्या होता है, इन दिस फेलियर देयर इज सिग्निफिकेंट कंप्रेशन ऑफ सॉइल अंडर द फुटिंग। लोकल शियर फेलियर में सॉइल जो होती है वो कंप्रेस होती है फुटिंग के नीचे वाली। ठीक है, एंड ओनली पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम अकर। जनरल शियर फेलियर में हमने देखा था कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है
और लोकल शियर फेलियर में हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम अकर। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया कि जनरल शियर फेलियर में जो होता है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, और लोकल शियर फेलियर में जो है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पार्शियली अकर होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस फेलियर सरफेस डू नॉट रीच द ग्राउंड, फेलियर सरफेस डू नॉट रीच द ग्राउंड एंड ओनली स्लाइट बल्जिंग अकर्स। अब वापस से कंपेयर करते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो फेलियर होता है वो बल्जिंग की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ओनली स्लाइट बल्जिंग अकर्स, मतलब कि बहुत ही कम जो है वो बल्जिंग होती है सॉइल की। ठीक है, और जो फेलियर सरफेस होती है वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, ग्राउंड सरफेस तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे कंपेयर करें अगर डायग्राम में, तो यहाँ पर देखिए फेलियर सरफेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके बस यहीं पर ख़त्म हो गई, ये आगे जो है वो बढ़ नहीं रही है। उसी तरीके से ये भी इधर नहीं बढ़ रही है, जबकि इसमें जो था वो फेलियर सरफेस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड थी। और यहाँ पर बल्जिंग भी देखें तो बल्जिंग जो होती है वो इसके कंपेरिजन में बल्जिंग जो हो रही है वो कम हो रही है। बट टिल्टिंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, और वापस से एक कंपेरिजन हो गया कि टिल्टिंग, इसमें तो टिल्टिंग होती है फुटिंग की, लेकिन इसमें जो फुटिंग की टिल्टिंग नॉट एक्सपेक्टेड। और दिस फेलियर अकर्स इन सॉइल हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 35 to 70%। इस टाइप का जो फेलियर होता है वो किस टाइप की सॉइल में होता है, जिनकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 35 से 70% होती है। एंड फेलियर इज़ नॉट सडन, और इसमें जो फेलियर होता है वो सडन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। एंड हैव लार्ज सेटलमेंट, और सेटलमेंट जो होता है मतलब कि जो सॉइल धंसती है अंदर वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लार्ज सेटलमेंट इसमें होता है। थर्ड पे हम बात करें पंचिंग शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर में क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है पंच हो रहा है, मतलब कि सॉइल क्या होती है पूरी तरीके से जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, और उसका इफेक्ट जो होता है वो आसपास की जो सॉइल है उसके ऊपर नहीं आ पाता है। जैसे कि उसका एग्जांपल है सैंड में जब अपन फुटिंग अगर बना देंगे तो फुटिंग जो होती है वो पूरी तरीके से अंदर धंस जाएगी, लेकिन उसका जो है वो आउटर साइड्स में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। दिस फेलियर अकर्स वेयर देयर इज रिलेटिव हाई कंप्रेशन ऑफ सॉइल अंडर द फुटिंग। तो इस टाइप का फेलियर कहाँ होता है, जहाँ पर हाई कंप्रेशन होता है फुटिंग के नीचे। ठीक है, तो ये वही बात होगी कि अगर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा दब रही है, तो वहाँ पर इस टाइप का पंचिंग शियर फेलियर होगा। अकम्पनीड बाय shearing in the vertical direction around the edges of the footing। और जो फेलियर होता है वो किस तरीके से होता है, shearing in the vertical direction around the edges of footing। मान लीजिए यहाँ पर ये फुटिंग है, तो फुटिंग की जो ये एजेस होगी साइड की, यहाँ से जो है वो सॉइल जो होगी वो शेयर हो जाएगी, वो फुटिंग जो है वो पूरी नीचे जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। इट अकर्स इन रिलेटिव लूज सैंड विद रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 35%। ठीक है, लूज सैंड में और ऐसी सॉइल जिनकी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो 35% से कम होती है। इसमें हमने पढ़ा था कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 35 से 70% के बीच में होनी चाहिए। दिस फेलियर में ऑल्सो अकर इन सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि दिस फेलियर में ऑल्सो अकर इन सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी इफ फाउंडेशन इज लोकेटेड एट कंसिडरेबल डेप्थ। और इस टाइप का फेलियर हमने ऊपर तो पढ़ा है कि जो है वो हाई कंप्रेसिबल सॉइल होती है उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लो कंप्रेसिबिलिटी वाली जो सॉइल होगी, लो कंप्रेसिबिलिटी, उसमें भी ये फेलियर हो सकता है। कब हो सकता है, इफ़ फाउंडेशन इज लोकेटेड एट कंसिडरेबल डेप्थ, कि अगर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ पर है तब भी इस टाइप का जो है वो फेलियर हो सकता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के फेलियर, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ ट्रेज़ागीज एनालिसिस। ट्रेज़ागी ने जो एनालिसिस किया है फुटिंग के लिए बियरिंग कैपेसिटी का, उसने कुछ अजम्पशंस बताए हैं जो कि कुछ इस टाइप से है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो ट्रेज़ागी ने अजम्पशंस लिए थे, सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सॉइल की जो कंपोजिशन है वो पूरी सब तरफ से सभी जगह पर
एक समान है, कि जैसे कहीं पर लूज सैंड है, कहीं पर डेंस सैंड है, कहीं पर डेंस सॉइल है, कहीं पे ग्रेवल्स आ गई, कहीं पर डेंसिटी उसकी कम है, कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है, इस टाइप से सॉइल नहीं है। सॉइल जो है वो होमोजीनियस है, मतलब कि यूनिफॉर्म सॉइल है सभी तरफ। एंड आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हर डायरेक्शन में सेम है, जैसे कि उसकी इलास्टिसिटी, डेंसिटी हो गई, इस टाइप से। तो हमारा पहला पॉइंट है सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इट्स शेयर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय कूलम्ब्स इक्वेशन। और जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है उसको किस इक्वेशन से शो किया जा सकता है? कूलम्ब्स इक्वेशन से, जो हमने शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में पढ़ा था। द स्ट्रिप फुटिंग हैज़ रफ बेस। और जो फुटिंग का जो बेस माना है वो ट्रेज़ागी ने रफ माना है, स्मूथ नहीं माना है। द डेप्थ ऑफ फुटिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ। मतलब कि जो फुटिंग की डेप्थ है वो उसकी विड्थ से या तो लेस देन या उसके इक्वल है। ही नेग्लेक्टेड द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अबव द बेस ऑफ फुटिंग। और ट्रेज़ागी ने जो शेयर स्ट्रेंथ कंसीडर की है वो ओनली फुटिंग के बेस से नीचे की शेयर स्ट्रेंथ उसने कंसीडर की है। बेस, फुटिंग के बेस से ऊपर की जो सॉइल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ ट्रेज़ागी ने कंसीडर नहीं की है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये फुटिंग है, तो इस लाइन के नीचे की ही शेयर स्ट्रेंथ ट्रेज़ागी ने कंसीडर की है। उसके ऊपर की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ की वो उसने कंसीडर नहीं की है। नेक्स्ट है द लोड एक्टिंग ऑन द फुटिंग इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो फुटिंग पर लोड लग रहा है वो एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि अनइवन लोडिंग नहीं है, एंड एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो लोड लग रहा है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा है। एंड नेक्स्ट अजम्पशन है द लेंथ ऑफ द फुटिंग इज़ इनफाइनाइट। मतलब कि ट्रेज़ागी ने जो अज्यूम किया है वो अज्यूम किया है कि फुटिंग की जो लेंथ है, मतलब कि फुटिंग इनफाइनाइट लेंथ तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये थी कुछ अजम्पशंस ट्रेज़ागी के एनालिसिस की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो बियरिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कि किस किस कारणों से सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी, मतलब कि लोड को कैरी करने की क्षमता, वो इफ़ेक्ट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइप ऑफ सॉइल। जिस टाइप की सॉइल होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी होगी। अगर लूज सॉइल है, सैंड है, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, और कहीं रॉक है या फिर डेंस सॉइल है, हार्ड सॉइल है, तो वहाँ पर उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर सॉइल कोहेजन लेस है, मतलब कि सैंड है, उसके दानों के बीच में कोहेजन नहीं है, एंड अगर सॉइल कोहेजिव मतलब उसके दाने जो है वो सभी आपस में बंधे हुए हैं, तो दोनों सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग होती है अलग अलग। तो पहला फैक्टर होता है टाइप ऑफ सॉइल। दूसरा पॉइंट है हमारा विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन का मतलब जितनी चौड़ी जो है वो फाउंडेशन हो उतनी ही ज़्यादा सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी होगी। इसको अपन एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और अगर एक फुटिंग हम बनाते हैं कुछ इस टाइप से, और एक फुटिंग हम बनाते हैं इस टाइप से, तो दोनों में हम देख के बता सकते हैं कि किस फुटिंग के नीचे की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इस फुटिंग की जो है वो विड्थ कम है और इस फुटिंग की विड्थ जो है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो है वो लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ज़्यादा एरिया मिलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, और इसमें जो लोड होगा वो उसको कम एरिया मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है और हमें उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे कि फाउंडेशन जो होती है उसकी चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग। और उसी तरीके से जो शेयर होता है सॉइल का, उसका जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? विड्थ ऑफ फुटिंग के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का मतलब है कि जैसे जैसे हम सॉइल के अंदर गहराई में जाते हैं तो जो है वो उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अंदर डेप्थ पर जाने पर सॉइल जो होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, और इसलिए जो है वो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी डेप्थ पर जाने पर
बढ़ती है। तो अगर हमें बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा डेप्थ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड सरचार्ज। डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये डेंसिटी ऑफ सॉइल टाइप ऑफ सॉइल से भी रिलेट करता है कि अगर हमारी डेंसिटी जो है वो सॉइल की ज़्यादा है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और अगर डेंसिटी कम है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। उसी तरीके से सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है, जो सॉइल के ऊपर एक्सिस जो है वो साइड से लोड्स लगते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वो सरचार्ज कहलाते हैं। तो सरचार्ज का भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट होता है कि अगर साइड से जो है वो ज़्यादा फोर्सेस या स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है फुटिंग के ऊपर तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट होता है वाटर टेबल। वाटर टेबल कई जगह होती है जहाँ पर फुटिंग में ग्राउंड वाटर जो हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ऊपर है तो वहाँ पर जो है वो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, और ऐसी जगह जहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे है तो वहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो वाटर का भी इफेक्ट आता है बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो वाटर टेबल है ग्राउंड के अंदर वो हमेशा फुटिंग से नीचे ही रहना चाहिए ताकि फुटिंग जो है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिंग बिटवीन द फाउंडेशंस। और जितनी स्पेसिंग जो है वो फाउंडेशंस के बीच में अगर पास पास फाउंडेशंस होगी तो भी उसकी वजह से जो है वो बियरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन फुटिंग इज 1.5 टाइम्स द विड्थ, ठीक है, टू अवॉइड रिडक्शन इन बियरिंग कैपेसिटी। मतलब कि दो फुटिंग्स के बीच में मिनिमम जो स्पेस होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 टाइम्स द विड्थ, तभी जाके जो है वो बियरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए जो है वो फुटिंग जो है वो पास पास में होने से बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है डायनामिक फोर्सेस। अगर हमारी बिल्डिंग पर डायनेमिक फोर्सेस आ रहे हैं या फिर सॉइल पर आ रहे हैं, डायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि एकदम से अचानक लगते हैं, ठीक है, जैसे कि वाइब्रेशंस हो गया, मशीनरी कहीं मशीन्स चल रही है, अर्थक्वेक लोड हो गए, तो उन डायनेमिक फोर्सेस के कारण भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट होता है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सॉइल के अंदर पानी होता है और टेम्परेचर भी कम होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि बार बार जो है वो सॉइल के अंदर का जो पानी है वो फ्रीज़ होता है और वापस मेल्ट होता है। तो बार बार फ्रीजिंग एक्शन के कारण भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सब सरफेस वॉइड्स। सब सरफेस वॉइड क्या होते हैं कि ग्राउंड के अंदर मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है और उसके नीचे अगर कहीं पर पानी का वॉइड बना हुआ है, ठीक है ना, वाटर वॉइड है, और बाकी जो है वो ये हमारी सॉइल है, तो ग्राउंड के अंदर अगर कहीं पे वाटर वॉइड बना हुआ है तो उस वजह से जो है ऊपर वाली जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होगी, सिंकिंग हो सकती है, सॉइल जो है वो अंदर नीचे की तरफ धंस सकती है। नेक्स्ट होता है एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल सॉइल। और कुछ सॉइल का नेचर इस टाइप से होता है कि वो पानी के कांटेक्ट पे आने पर फूल जाती है और फैल जाती है, ठीक है। जनरली जो होता है वो क्ले सॉइल जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जब पानी उसमें इकट्ठा होता है तो वो फूल जाती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर एक्सपांसिव एंड कोलैप्सिबल सॉइल होती है तो वहाँ पर उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। अगर जो है वो सॉइल ड्राई है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, लेकिन अगर वो वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो सॉइल जो हो जाती है वो बिल्कुल लो स्ट्रेंथ की हो जाती है। तो इस तरीके से जो है कुछ फैक्टर होते हैं हमारे, उनका बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है मेथड ऑफ इम्प्रूविंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो हमने जो पीछे लास्ट टॉपिक में पढ़ा जिसमें कि हमने बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करने वाले टॉप पॉइंट्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब ये सारे जो पॉइंट्स है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जैसे जैसे हम डेप्थ पर जाते हैं तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अगर हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाउंडेशन की डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी। नेक्स्ट है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। यदि सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो जो होता है उससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। थर्ड होता है डायनेमिक कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। डायनेमिक कॉम्पैक्शन क्या होता है, जिसमें कि डायनेमिक फोर्सेस को लगाकर
सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाता है। इसमें डायनेमिक कॉम्पैक्शन में किसी पर्टिकुलर वेट को किसी ऊंचाई पर उठाकर क्रेन की मदद से नीचे बार बार गिराया जाता है, जिससे कि सॉइल का जो होता है वो डायनेमिक कॉम्पैक्शन हो जाता है। उससे भी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा ग्राउटिंग ऑफ सॉइल। ग्राउटिंग क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें किसी दूसरे मटेरियल को मिक्स किया जाता है या फिर ग्राउट किया जाता है। इसमें कि प्रेशर के साथ नोज़ल से या फिर पाइप से जो है वो सीमेंट को या फिर अदर केमिकल्स को जो है वो सॉइल के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जो है वो सॉइल जो हो जाती है वो प्रॉपर बाउंड हो जाती है। ऐसा हम कहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर टनल्स बनती है और टनल के पास में वर्टिकल जो रॉक्स होती है वहाँ पर लूज रॉक्स को बांधे रखने के लिए उन पर ग्राउटिंग कर दी जाती है सीमेंट से। तो वही ग्राउटिंग यहाँ पर भी होती है सॉइल ग्राउटिंग में, जिसमें कि सीमेंट की ग्राउटिंग हम कर सकते हैं, सीमेंट छिड़क सकते हैं स्प्रे से, लाइम भी होता है, और उसी तरीके से सॉइल स्टेबलाइजेशन भी होता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, उसमें सॉइल को दूसरे केमिकल्स या अदर कंपाउंड्स के साथ मिलाकर उसकी पार्टिकल्स को आपस में बांध दिया जाता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिमूव एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल। अगर जो कम स्ट्रेंथ वाली सॉइल है वो अगर कम क्वांटिटी में है तो हम उसको वहाँ से उसको हटाकर और अच्छी बेयरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल को लाकर भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनेज ऑफ सॉइल। हमने अभी देखा था कि वाटर टेबल जो होता है वो वाटर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम सॉइल के अंदर उसकी ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए, मतलब कि जो वाटर है वो इजीली उसके ऊपर से फ्लो करके निकल जाए और उसमें वाटर एक्यूमुलेट नहीं हो, तो उससे भी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब अर्थ फिलिंग होती है, सॉइल की फिलिंग करते हैं, तो उसके अंदर कुछ पाइप्स बिछाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल के अंदर आने वाले पानी को उस पाइप के अंदर इकट्ठा कर देते हैं और फिर वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट होता है कन्फाइनिंग द सॉइल। कन्फाइनिंग मतलब सॉइल को साइड से कवर कर देना। तो अगर हम सॉइल को कन्फाइन कर दें साइड से तो जो है वो सॉइल बंध जाएगी और उस वजह से उसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। कन्फाइन करने के लिए कई बार जो होती है पाइल्स यूज़ की जाती है, शीट पाइल होती है, तो उन्हें जो है वो यूज़ किया जाता है, ज़मीन में धंसा दिया जाता है, जिससे कि सॉइल जो हो जाती है वो कन्फाइन हो जाती है। ठीक है, तो इस के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2 टेस्ट होते हैं हमारे, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, उनको देखेंगे।